हेलो इंटरनेट दोस्तों, वेलकम टू टिंक कनेक्ट। जैसे इंडिया में गौतम अडानी अक्सर शॉपिंग पर निकले ही रहते हैं, कोई ना कोई ब्रांड्स खरीदने। ऐसे ही अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बर्नार्ड आर्नोल्ड वो शख्स हैं जो कि हमेशा शॉपिंग पर निकले रहते हैं और जब भी कोई अच्छा ब्रांड मिलता है तो देरी नहीं करते उसको एक्वायर करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इस दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है, और अगर आपका जवाब हुआ एलोन मस्क, बिल गेट्स या जेफ बेजोस, तो हो सकता है शायद आप गलत हो, क्योंकि अभी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ मई 2023 को बर्नार्ड आर्नोल्ड ही सबसे अमीर आदमी है इस देश के, इस पूरी दुनिया के। क्योंकि टेस्ला के शेयर्स नीचे गिरे थे तो वो फर्स्ट पे आ गए थे। हो सकता है कि जब आप देख रहे हो शायद वो फर्स्ट पे नहीं हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स अभी वो सबसे अमीर आदमी है। रईसों की लिस्ट में नया नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इनकी कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, इनके प्रोडक्ट मासेस के लिए नहीं होते। लेकिन आज हम इसलिए जानेंगे इनकी पूरी कहानी ताकि हम इनसे सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मार्च 1949 को रोबेक्स में हुआ था, जो कि फ्रांस में है। इनके फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और इन्होंने 22 साल की उम्र में यानी 1971 तक ग्रेजुएट हो गए थे, सिविल इंजीनियर बन गए थे। और उसी साल उन्होंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया और उस बिज़नेस में 8 साल काम करने के बाद 1979 में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और 1979 से 1981 तक उस बिज़नेस का डायरेक्शन कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट की तरफ ले जाते हैं। लेकिन 1981 में वहाँ फ्रेंच सोशलिस्ट पावर में आए तो उन्हें फ्रेंच छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। उन्हें उस टाइम लग रहा था कि उन्हें वापस कभी नहीं जाएंगे वो फ्रांस, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, उनको वापस जाना पड़ता है फ्रांस। लेकिन अमेरिका में जब वो आए तो उनके साथ अपनी वाइफ और 2 बच्चे भी थे। और वहाँ उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी, फाइनेंकेयर अगाचे, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आप नाम पढ़ लो। तो उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ पे वो बहुत ही जल्दी CEO भी बन गए। और CEO बनने के बाद उन्हें एक पता पड़ा कि वहाँ की गवर्नमेंट एक कंपनी जो बैंकरप्ट हो गई थी उसके लिए ग्राहक ढूंढ रही, जिसका नाम है बॉसैक। उस कंपनी के अंडर एक ब्रांड आता था जिसके पीछे बर्नार्ड आर्नोल्ड पीछे पड़े थे। उस ब्रांड का नाम था क्रिश्चियन डियोर। बर्नार्ड आर्नोल्ड को पता था अगर ये ब्रांड उन्हें खरीद लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। उन्हें पता था कि अगर वो ये ब्रांड खरीद लेते हैं तो लग्जरी मार्केट में उनके लिए अपनी पकड़ बनाना, अपनी जगह बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अपनी डैड से पैसा लेके, अपनी कंपनी से पैसा निकाल कर उस ब्रांड को ख़रीद लिया, बॉसैक को ख़रीद लिया। और क्रिश्चियन डियोर अब उनके हाथ में आ गया था। उस ब्रांड को ख़रीदने के 2 साल के अंदर अंदर जो आज ले ऑफ चल रहे हैं, उन्होंने उस समय 9000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला था। वो सारे ही ऐसे उस ब्रांड के भेज दिए थे, सिवाय 2 ब्रांड्स के उसके अंदर जो थे, एक था क्रिश्चियन डियोर और एक था ले मार्च बोमार्श। इन 2 ब्रांड्स को छोड़ के उन्हें सब बेच दिया। और 1988 तक उन्होंने इसको प्रॉफिटेबल बनाया और $122 मिलियन का प्रॉफिट, $1.2 बिलियन के रेवेन्यू के साथ उन्होंने अपने अकाउंट्स में दिखाया। और जुलाई 1988 में उन्होंने वो काम किया जो गौतम अडानी ने NDTV और मुंबई एयरपोर्ट के साथ किया था। बर्नार्ड आर्नोल्ड ने पहले तो LV और MS, जब दोनों ही कंपनी सेपरेट थी, उन दोनों को मर्ज करवाया, उन दोनों के फाउंडर्स से, उनके CEO से बात करके। और जब वो दोनों कंपनी मर्ज हो गई LV MS, तो $1.6 बिलियन खर्च करके उस कंपनी में उन्होंने 24% स्टेक हाथ में ले लिया। और फिर उस स्टेक को और बढ़ाकर यानी कि $600 मिलियन और डालकर 13% स्टेक और ले लिया। और फिर भी जब उन्हें लग रहा था कि अभी मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी उन्हें लग रहा था कि हो सकता है अभी वो उस कंपनी के चेयरमैन ना बन पाए, तो उन्होंने फिर और $500 मिलियन देकर 43% स्टेक उस LVMH का और 35% वोटिंग राइट से उस कंपनी के चेयर बन गए बिना अपोजिशन के साथ। कंपनीज में भी वोटिंग होती है, और लेकिन उसमें सबका एक वोट नहीं होता है, उसमें जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर रहते हैं उसके पास उतने ज़्यादा वोट्स रहते हैं। उन्होंने 43% खरीद के $500 मिलियन में और 35% वोटिंग राइट्स खरीद लिए, जिससे कि अब वो बिना अपोजिशन के साथ उस कंपनी के चेयरमैन बन गए। उन दोनों के फाउंडर्स को पता ही नहीं चला, जैसे कि गौतम अडानी ने NDTV के साथ किया था। और बर्नार्ड की लीडरशिप के अंदर अंदर अगले 11 सालों में उनका प्रॉफिट 5 गुना, उनकी मार्केट वैल्यू 11 गुना बढ़ गई। उन्होंने फिर कई सारे ब्रांड्स खरीदे और कई सारे ब्रांड्स लॉन्च किए अपने लुई विटॉन और MH के अंदर। और उसके बाद 1999 में उनकी नज़र पड़ी गुची पर। उन्होंने बिना डिस्क्लोज़ करे, बिना किसी को बताए 5% खरीद लिया गुची का। और जैसे ही ये बात गुची को पता चली तो उन्होंने अपना जो शेयर था वो 34% तक ले गए और गुची ने इसको क्रीपी टेक ओवर का नाम दिया। लेकिन बर्नार्ड का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो सपोर्टिव वे में खरीद रहे थे। लेकिन उनका जो पास्ट बिहेवियर था उसको देख के गुची ने इन पर केस कर दिया
और केस करने के बाद जब सेटलमेंट हुआ तो बर्नार्ड को अपना सारा स्टेक बेचना पड़ा, लेकिन उन्हें $700 मिलियन का फ़ायदा हुआ था उस सारे ही लेन देन में। वो यही नहीं रुके, उन्होंने 2007 में एक सुपरमार्केट कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि फ्रांस की सेकंड लार्जेस्ट सुपरमार्केट कंपनी थी, और 2008 में एक यॉच बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया। अब बहुत हुई बात बिजनेस की, अब बात करते हैं उनके कुछ शौक़ की। तो उन्हें आर्ट का बहुत शौक़ है और इसलिए वो हर साल फ्रांस में एक कॉम्पिटिशन करवाते हैं फाइन आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स का, जहाँ वो जो भी जीतता है उस कॉम्पिटिशन में उनको 1 साल की मेंटरशिप देते हैं। और उनके पास 2003 तक एक ऑक्शन हाउस भी था जहाँ आर्ट्स की ऑक्शन हुआ करते थे, और उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी है, जैसे पाब्लो पिकासो और भी आपके स्क्रीन पर नाम और पेंटिंग्स आ रहे होंगे। उन्हें पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, और लेकिन उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी सीक्रेट रखते हैं। और एक बार उन्हें जब ये पता चला था ट्विटर के द्वारा कि उनका जो प्राइवेट जेट है उनको कोई ट्रैक कर रहा है, तो उन्होंने वो बेच दिया था प्राइवेट जेट, सिर्फ एक ट्रैकिंग की वजह से। तो आप जान सकते हैं कि वो कितने सिक्रेटिव है। तो ये थी उनकी पूरी कहानी। अगर आपको संदीप महेश्वरी की कहानी जानना हो तो आप यहाँ क्लिक करिए।